हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है ना। और हमने आपको ये भी बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित ना करें तो क्या हमारा काम नहीं चल सकता है? नहीं बच्चों, क्योंकि अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि द्रव्यमान न तो कभी उत्पन्न होता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर कोई अपक्रिया ऐसे हमने लिख दी कि अपक्रिया के पहले कुल द्रव्यमान यानी कि जो इनका जो द्रव्यमान है अगर हमने जोड़ा और कुछ और आया और अपक्रिया के बाद इनके द्रव्यमान को जोड़ा गया तो इनका द्रव्यमान कुछ और प्राप्त होता है, यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान अलग और उत्पाद का द्रव्यमान अलग आता है। तो इसका मतलब कि द्रव्यमान कहीं खो गया है या कहीं से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। या तो बढ़ा हुआ प्रति हो सकता है या घटा भी हुआ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए और यह क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम का अवहेलना हो जाएगा, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम यह बताता है कि किसी भी दशा में द्रव्यमान न तो उत्पन्न हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना पड़ता है, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, यानी दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या बराबर करनी पड़ती है। तो हम अगर हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण है पहले से, तो हमारा जो ये रासायनिक समीकरण हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, जैसा कि हमारा क्या है यहाँ पे हेडिंग, रासायनिक समीकरण से ज्ञात होने वाले तथ्य। अगर कोई रासायनिक समीकरण आप लिखे हुए हैं पहले से या कहीं पे लिखा हुआ है तो वह हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक बार देखने से आपको क्या लग रहा है। तो हम अगर यही उदाहरण के तौर पर हमने ये एक उदाहरण के तौर पर हमने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इससे देखकर हमें क्या मालूम चलता है कि क्या क्या कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं और कौन कौन से पदार्थ बने हुए हैं। एक इंफॉर्मेशन ये हो गई, यानी कि रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या कह लीजिए यौगिकों के नाम का पता चल जाता है बच्चों, पता चल जाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण से ज्ञात होने वाले क्या तथ्य होंगे। पहला हमारे पास क्या तथ्य है कि अगर कोई उदाहरण के तौर पर, ये उदाहरण के तौर पे लिया है हमने, ये हेडिंग है हमारा और ये जो हमने लिया हुआ है पहले से लिख दिया है, कोई रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, इस हेडिंग का इससे कोई लेना देना है नहीं। इसके बाद ये उदाहरण के तौर पर हमने लिखा हुआ है पहले से ही कि आप देखिए इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या यह रासायनिक अपक्रिया जब हुई है तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट पदार्थ को मिलाया गया है और क्या क्या बनेगा, यानी कि अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के नाम का पता चलता है। और दूसरी बात क्या पता चल जाता है, उत्पाद यानी कि बनने वाले पदार्थों के नाम का पता चल जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। यानी दो चीजें आपको पता चल गई कि अगर कोई रासायनिक समीकरण पहले से लिखी हुई है तो हमें अपक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनका नाम पता चल जाएगा और उत्पाद यानी जो बनने वाले पदार्थ हैं उनके नाम पता चल जाएंगे। तीसरी बात क्या पता चल रही है कि अगर यह संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा है, पहले देख लेते हैं ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। अभी हमने संतुलित रासायनिक समीकरण पिछले क्लास में सिखाया था, इसमें देख लेते हैं। हालांकि देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई उदाहरण है, क्योंकि इसमें देखिए ये बेरियम इस सल्फेट के साथ भाग गया, बड़ा मजा आया ना। देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था और बेरियम के क्लोरीन के साथ लगा हुआ था। अब ये क्या हुआ, रिएक्शन में एक्सचेंज होके ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन होके बेरियम सल्फेट के साथ भाग गई और क्लोरीन सोडियम के साथ भाग गई, ठीक है ना। यानी कि एक्सचेंज हो गया, इनके आयन क्या हो गए, आपस में बदल गए, तो ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई, ठीक है ना। हालांकि अभी पढ़ाएंगे हम, ये क्या है, अवक्षेप है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड संतुलित करने की बात चल रही थी। देखिए सोडियम 1 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 ही है,
तो हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। हमने बताया था पिछले क्लास में कैसे करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देख लेंगे, पिछला क्लास जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे अब किसको बेरिलियम 1 है तो 1 है, सही है। क्लोरीन 2 हो गया, 2 हो गया। सोडियम 2 है, 2 हो गया। सल्फर 1 है, 1 है। ऑक्सीजन 4 है, 4 है। यानी कि इस समय क्या हो गया, ये संतुलित है। यानी संतुलित के कंडीशन में हमें तीसरी बात, यानी कि समीकरण कोई लिखा हुआ था, अगर संतुलित समीकरण लिखा हुआ है तो हमें ये एक बात और पता चल जाती है कि कितने इसमें तत्व हैं, यानी कि कितने तत्व भाग ले रहे हैं, और तत्वों की संख्या पता चल जाती है। कुल मिला के क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व नहीं, सॉरी, लेने वाले परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या पता चल जाती है। यानी कि ये 3 बात आपको रासायनिक समीकरण देखकर ही पता चल जाता है, ठीक है ना बच्चों। देखिए तब इसकी कमियां क्या रह गई, अभी इसमें ये बात है कि सोडियम बेरियम क्लोराइड सॉलिड था या लिक्विड था या जलीय विलयन में था, ठीक है, या गैसीय अवस्था में था, या ये कौन सी जलीय विलयन में था, यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिल पाई। यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं कैसी होंगी ये पता नहीं चली, यानी कि इस रासायनिक समीकरण की कमियां हो गई, ठीक है। यानी रासायनिक समीकरण कोई लिखा होगा तो उससे हम ये पता नहीं कर सकते थे इस समय, ठीक है। तो और एक बात ये भी नहीं पता चल पा रही है कि ये रासायनिक क्रिया कितने तेजी से हो रही है कि धीमे से हो रही है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि हीट निकल रही है कि हीट अवशोषित यानी कि ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, यानी दिया जा रहा है। ये सब, इन सब चीजों का यहाँ पे कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि ये सब क्या है, रासायनिक समीकरण की कमियां हैं। यानी कि हम इन केवल रासायनिक समीकरण देखकर इन सब चीजों को पता नहीं कर सकते। इसमें उत्प्रेरक क्या है, कौन अपक्रिया को तेज कर रहा है, धीमे कर रहा है, ठीक है ना। यानी इसमें जब ये रिएक्शन हुआ तो क्या यह बहुत तेजी से प्रकाश यानी ध्वनि के साथ संपन्न हुई है, ठीक है ना। तो यानी ये सारे जो पॉइंट्स हमने अभी गिनाए हैं, कितना समय लग रहा है, ये सारे जो है पॉइंट्स क्या है, रासायनिक समीकरण की कमियां हैं। तो अभी आप इन चीजों को लिख लीजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे रासायनिक समीकरण की कमियां क्या है, ठीक है ना। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए तो बच्चों देखिए आप लोगों ने देखा कि रासायनिक समीकरण कोई लिखा होता है तो हम उन लिखे हुए समीकरण से क्या क्या इंफॉर्मेशन पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं, रासायनिक समीकरण की कमियां, रासायनिक समीकरण की कमियां, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण की क्या क्या कमियां हैं बच्चों, ये देख लीजिए। अभी हम लोगों ने जैसा कि हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि कोई भी रासायनिक समीकरण देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि कितनी तेजी से अपक्रिया हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी अपक्रिया की दर, यानी कि रासायनिक क्रिया की गति का पता नहीं चलता आता है, ठीक है। रासायनिक क्रिया की गति का पता नहीं चल सकता। अगर आप कोई भी रासायनिक अपक्रिया लिखे हुए हैं और उससे ये कहिए कि यह रासायनिक अपक्रिया कितनी तेजी से हुई है, तो उसका इंफॉर्मेशन रासायनिक अपक्रिया देखकर पता नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात बच्चों कि रासायनिक अपक्रिया जो हुई है उसमें कितना समय लगा है, समय भी मेंशन नहीं होता है। यानी कि रासायनिक अपक्रिया देखकर उसका पता नहीं लगा सकते, समय का भी पता नहीं लगा सकते। यानी कि रासायनिक
रासायनिक क्रिया होने में लगा समय का पता नहीं चल पाता है। ठीक है ना। और तीसरी बात तो यह है कि इसकी भौतिक अवस्थाओं का भी वर्णन आप देख पा रहे हैं कि इसमें कौन लिक्विड है कौन सॉलिड है। अभी इस समय इसका कोई व्यवस्था इस समय इसमें नहीं किया गया है। ठीक है ना बच्चों। यह रासायनिक समीकरण की कमियां गिना रहा हूं कि आप देखिए इसको, ये सॉलिड में है कि लिक्विड में है या विलयन की अवस्था में है। ठीक है, ये सॉलिड में है, लिक्विड में कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं की गई है। यानी कि भौतिक स्थितियों का, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्था का पता नहीं चल पाता। तीसरी बात तो ये हो गई। ठीक है ना बच्चों, यानी कि भौतिक अवस्थाओं का भी पता नहीं चल पाता है। ठीक है ना। और चौथी बात यह है कि ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन का पता नहीं चल पाता है। ठीक है बच्चों। पांचवा, यानी कि अब क्रिया में ऊर्जा निकली है या ऊर्जा ली गई है, ऊर्जा दी गई है, इसका कोई भी पता नहीं चल पाता है। पांचवा क्या है, ध्वनि उत्पन्न हुई है अब क्रिया होते समय या प्रकाश का पता नहीं चल पाता। ठीक है ना। सेंटेंस में देखिए ध्वनि और प्रकाश, यानी अब क्रिया में अगर ध्वनि उत्पन्न हुई है बच्चों या प्रकाश उत्पन्न हुआ है तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं। ठीक है ना। तो यानी कि रासायनिक समीकरण देख कि ये सारी कमियां हैं, 5 कमियां हमने आपको गिना दी। आपके सिलेबस से कहीं ज्यादा ही हम लोगों ने इसको गिना दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि इस 3 चीजों को सुधार करने के लिए क्या किया गया है, इन 3 चीजों को सुधार कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, हम 3 प्रतीक चिन्ह और इसमें ऐड कर देते हैं कभी कभी। ठीक है ना। कभी क्या, अभी आप इसमें पढ़ेंगे आगे, यही बताने वाला हूं कि आप इन चीजों को दूर कैसे कर सकते हैं। लगभग हम सारी चीजें दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम इस चीजों को सुधार आगे करेंगे। देखिए कैसे, अगर कोई रिएक्शन में कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर कोई भी सुधार करने समय ना, यहाँ पे लिख देता हूं कि ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है यहाँ तक। ठीक है ना, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है सुधार करने के लिए। यानी ये कमियां सुधारने के लिए, अगर कोई ठोस है, अगर आपके पास कोई ठोस पदार्थ है और अब क्रिया में है तो उसके नीचे हमें क्या लगा देना है, यस। यानी कि यस करके अगर हमको ब्रैकेट में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अगर कोई द्रव है अब क्रिया में, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रतीक चिन्ह यूज करेंगे, यल। अगर कोई विलयन है, जली विलयन है हमारे पास, तो उसे हम क्या करेंगे, AQ करके उसे हम क्या करेंगे, प्रतीक चिन्ह के रूप में उसके नीचे लिख देंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि वह पदार्थ जो है वो जली विलयन के रूप में है। और एक गैस, यही होता है। तो यही 3 अवस्थाओं के रूप में हमारे पास पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या है, गैस को हम G दिखा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा थोड़ा सा। और हीट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीट, यानी कि अगर हम उष्मा दे रहे हैं या गर्म कर रहे होंगे तो हम उसके लिए हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं या ट्राइंगल का यूज कर देते हैं। ठीक है ना। या और एनर्जी अब जितना निकलता है, जैसे हीट अगर निकल रही है तो उसमें हम प्लस करके इतना कैलोरी या उष्मा जोड़ देते हैं कभी कभी। ठीक है ना। तो आएगा तो हम बताएंगे इसको, ऐसे अगर एग्जांपल आएंगे अभी मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल में आप इतना
इसी, हालांकि ये रिएक्शन हमारे पास है, चलिए हम इसमें और इंफॉर्मेशन डाल देते हैं ताकि आपको और इंफॉर्मेशन इसी समीकरण से पता चल जाए। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसे आप क्या करिए, देखिए ये कैसी अवस्था में होता है हमारे पास, जब रिएक्शन में लेते हैं हम इसको तो एक्यू यानी कि विलयन अवस्था में होता है, और ये कैसे होता है, ये भी विलयन अवस्था में होता है, लेकिन ये क्या मिल जाता है, ये सॉलिड अवस्था में। इसीलिए मैंने यहाँ पे तीर लगाया हुआ था बच्चों कि यह नीचे विलयन में बैठ जाता है, ठीक है ना, और हमारे पास क्या बन जाता है, यह क्या हो जाता है, ये आपका ये जो है हमारा लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ठीक है ना, विलयन में नीचे बैठ जाता है लिक्विड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए एक्यू कर लीजिए, यहाँ विलयन बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट में ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अब देखिए पहले वाले समीकरण में हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या थी, यानी कि ये कमी रह गई थी हमारे पास, तो उसे हमने सुधारा क्या करके, नीचे उनकी स्टेटों को दर्शा दिया, ठीक है। प्लस ये तीर भी दिखा दे रहा है कि ये विलयन में नीचे बैठे हुए अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में है और विलयन में नीचे बैठ जाएगा, इसका तीर का मतलब ये हो गया, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन इससे और भी मिल जाएगी, यानी कि जब रिएक्शन लिखा गया था हमने तब ये तीर आपको लगाया नहीं था, लेकिन उससे पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है ना। अब इसमें सुधार करके हम लोगों ने रिएक्शन में क्या कर दिया कि ये तीर भी लगा दिया, अगर ये तीर ऊपर की दिशा में लगा होता तो यानी वो गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, समझ गए। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने दो टॉपिक आज पढ़े, कौन कौन सी, कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या ज्ञात हो सकते हैं वो तथ्य, और उसके बाद रासायनिक समीकरण की क्या क्या कमियां हो सकती हैं, ठीक है ना बच्चों, बस रख दी, थैंक यू।